कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन क्या होता है। तो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या एक एलिमेंट, और ये किस टाइप का एलिमेंट है, तो यह एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा एलिमेंट का बहुत सारा टाइप होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटेलॉइड्स होते हैं और नोबल गैस होते हैं। तो जो कार्बन है वो क्या है, हमारा कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है। अब कार्बन जो वर्ड है ये बना कैसे है, तो कार्बन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है कार्बो। ठीक है। तो कार्बो का मतलब होता है लैटिन में कोल। कार्बन का मतलब, कार्बो का मतलब क्या होता है लैटिन में कोल, और इसी से बना है कौन सा वर्ड, कार्बन। कार्बन का अगर सिंबल का बात किया जाए तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 12। कार्बन के अगर आइसोटॉप्स का बात करें तो क्या होता है, C612, C613 और क्या होता है, C614। आइसोटॉप्स क्या होता है, तो आप लोगों को बता दें आइसोटॉप्स क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अगर डिफरेंट होगा तो उसको बोला जाता है आइसोटॉप। क्या बोला जाता है, आइसोटॉप, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 2 4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 4। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है 4 तक, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। वैलेंसी क्या रहता है, सेम। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी क्या होता है, सेम होता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो कार्बन है हमारे अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम अमाउंट में है, इन वेरी लेस अमाउंट। लेकिन अगर अर्थ क्रस्ट में बात करें तो 0.02% है, वो भी किसके फॉर्म में है, तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में कार्बन अर्थ क्रस्ट में होता है। हमारे अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0.03% है, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। कार्बन हमारे अर्थ पर इतना कम अमाउंट में, देखिए अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.02%, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%। फिर भी अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स हैं, सब किससे बने, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने, जिनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो कार्बन से बना हो, कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो भी कंपाउंड किससे बना होगा, कार्बन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए अल्कोहल्स हो गया, अल्कोहल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अल्केन्स हो गए, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। कीटोन्स हो गया, ये भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एल्डिहाइड्स हो गए, एल्डिहाइड्स भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये सारे कंपाउंड्स जो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं, इन सब कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो भी कंपाउंड्स कार्बन से बना होगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स है और क्या है, एनिमल्स है, ये सभी किससे बने होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो अगर हमको टेस्ट करना होता है, मान लो कार्बन के प्रेजेंस को चेक करना होता है किसी भी मटेरियल में, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। और अगर बर्न करने से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो क्या करता है कि लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहचान क्या है कि वो क्या करता है, लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो अगर किसी कंपाउंड को हम बर्न करते हैं और बर्न करने से उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो बोल सकते हैं कि उस कंपाउंड में क्या है, कार्बन से बना है वो कंपाउंड, और उस कंपाउंड में क्या है, कार्बन है। ठीक है। तो इस तरह से हम कार्बन के प्रेजेंस को किसी कंपाउंड में हम लोग
चेक कर सकते हैं, उसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं आगे कि कार्बन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसे केमिकल बॉन्ड का हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, तो आपको 10th क्लास में बताया गया है कि केमिकल बॉन्ड जो है जनरली इसमें आपको 2 तरह का केमिकल बॉन्ड बताया गया होगा। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है तो एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है जिससे ट्रांसफ़र होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, और दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। और इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज नॉन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि अगर दो एटम के बीच में आपको जानकारी के लिए एक और चीज़ बताते हैं कि दोनों जो एटम हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन मेटल का। क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। अगर दोनों एटम नॉन मेटल है तो क्या होगा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर दोनों एटम नॉन मेटल का है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड्स में कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 है, फॉर्मेशन ऑफ H2। तो देखिए जैसे जो हमारे पास हाइड्रोजन का 2 एटम है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट अगर नोबेल गैस का बात करें तो क्या होता है, हीलियम होता है, और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और ये अपना डुएट कंप्लीट करेगा, और इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके एक बॉन्ड बना लेगा। अब दोनों के बीच में क्या हुआ कि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, और इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये भी यूज कर सकता है और ये भी यूज करेगा, और दोनों इस तरह से क्या हो गए, दूसरे से कंबाइन हो गए, और यहाँ पे बन जाता है दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। और ये कौन सा कंपाउंड बन गया हमारे पास, H2। मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा है, H2 है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। अगर O2 के फॉर्मेशन का बात करें तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम है। अगर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,6। अब यहाँ पे 6 है तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए इसको और 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। उसी तरह से ये भी एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसके पास अभी और बचा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बचा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसके पास देखिए 2, 2, 4, इसके पास हो गया अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इतना है, तो 6 इसका इलेक्ट्रॉन है और 2 इससे लिए, इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इस तरह से इसके पास भी अपना 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इससे लेगा और इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम के बीच में, तो वहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड, और इस तरह से क्या बन गया, O2, ठीक है। अगर हम N2 के फॉर्मेशन का बात करें, फॉर्मेशन ऑफ N2, ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 5। अब इसको हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और इस वाले एटम को भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके पास है 5 और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा कि 3-3 की शेयरिंग करनी है, तो 3 ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए रख लेगा, 2 अपने पास रख लेगा।
फिर इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 3 की शेयरिंग करेगा और 2 अपने पास रखेगा। और इस तरह से इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। और इस तरह से क्या बन गया, N2 बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की, तो इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? इसके टाइप्स हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड, और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है कि अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। और अगर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए चलिए हम लोग कुछ और कंपाउंड्स में भी देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का कुछ और एग्जांपल लेते हैं और कैसे बॉन्ड बनता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2O। अगर H2O के फॉर्मेशन का बात करें तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का हमारे पास 2 एटम है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो सेंट्रल एटम हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है। अब देखिए अगर हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा, 2-6, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटम है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके पास 6 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक इसको देना भी पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग का बात है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतना इसको भी देना पड़ेगा उसको। इसके पास और कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यहाँ पे इसका भी डुएट कंप्लीट और इसका भी डुएट कंप्लीट। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस बाकी इसको छोड़ दो तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम क्या कंप्लीट करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये क्या बन गया यहाँ पे H2O, और यहाँ पे बना सिंगल बॉन्ड, इधर भी क्या बना, सिंगल बॉन्ड। और भी कंपाउंड्स लेते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है। तो जिसकी संख्या कम होती है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, क्या हो गया, सेंट्रल एटम। और हमारे पास 2 ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन बात का देखा जाए तो क्या होता है इसका, 2-4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑक्सीजन का देखा जाए तो क्या होता है, 2-6। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला ऑक्सीजन इसको 2 दे दिया, ये भी इसको 2 दे दिया, तो फिर ये भी 2 अपना रखेगा यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से ऑक्सीजन के पास बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, इसका 4 ये अपना है और 2 इससे लिए, 2 इससे लिए, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस तरह से यहाँ पे बना O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ऐसे क्या बन गया, CO2 बन गया। और भी अगर देखें, अब एक चीज़ बच्चों याद रखना है कि ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो हमने अभी जितना भी स्ट्रक्चर बनाया, इन सारे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस तरह से अगर आप लोग चाहें तो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग H2S का, NH3, CH4, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स ले करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, C2H2, C2H4 एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसको आपको ले करके प्रैक्टिस करना है। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको और समझ में आते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड
क्यों बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता। अभी हमने देखा कि कार्बन क्या बनाता है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो आइए रीजन को समझते हैं कि अगर कार्बन के केस में देखा जाए तो इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना होगा 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी कि जिसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए देखिए अगर हम कार्बन का देखें 6 होता है तो इसके पहले एक हीलियम आएगा नोबेल गैस जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एक आएगा नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये 4 स्टेप पीछे चलता है तो हीलियम के पास पहुंच जाएगा, और अगर 4 स्टेप आगे चलेगा तो नियॉन के पास पहुंच जाएगा। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो हीलियम के जैसा हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हो जाएगा नियॉन के जैसा। यानी कि इसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सके और गेन भी कर सके, लेकिन फिर भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है, देखिए अगर मान लीजिए कि कार्बन को नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना है तो इसके लिए क्या कर सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हो जाएगा हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नियॉन के जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन के केस में होता ये है कि अगर मान लीजिए कार्बन किसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ये 4 अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होगा, जैसे इसका मान लीजिए पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है, तो ये तो C4 माइनस बना लेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले से 6 था और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो 6 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियस हो जिसमें 6 प्रोटॉन हो, क्योंकि देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसलिए प्रोटॉन भी कितना होगा, 6 ही होगा, और यहाँ भी प्रोटॉन कितना होगा, 6 ही होगा। तो अब होगा ये ना कि जैसे मान लीजिए कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया 10। अब कोई ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है, और ऐसा न्यूक्लियस क्या होगा कि इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन सिर्फ 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हो गया 10, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो इसके न्यूक्लियस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, गेन करके रख सके, होल्ड करके रख सके। इस तरह से कार्बन C4 माइनस नहीं बना सकता है। अगर हम आगे देखते हैं तो इट कुड लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन। यानी कि अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 होता है और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो क्या बनाएगा, C4 प्लस बनाएगा, और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 2 ही बचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए कार्बन C4 प्लस भी नहीं बना पाता है। इसलिए कार्बन क्या बनाता है, सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ता है ना गेन करना पड़ता है। अदर एटम के साथ क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रोपिज्म और एलोट्रॉपी। तो चलिए आइए समझते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन द नेचर विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेम फिजिकल स्टेट are known as allotropes and this property is known as allotropism और एलोट्रॉपी। मतलब कोई एलिमेंट है और उसी एलिमेंट का सेम फिजिकल स्टेट में अगर डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे अगर ऑक्सीजन का बात करें तो इसका 2 फॉर्म होता है, एक O2 और एक O3। O3 आपको पता ही होगा ये क्या होता है, ओजोन होता है, लेकिन ये भी गैसियस स्टेट में होता है और ये भी क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो सेम फिजिकल स्टेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में तो उसको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। उसी तरह से अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स का बात करें तो सॉलिड फॉर्म में ही इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है डायमंड के, और ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है, और एक क्या होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी क्या होता है, सॉलिड होता है, और एक होता है बकमिंस्टर फुलेरिन, या सिर्फ आप क्या बोल सकते हैं उसको, फुलेरिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, फुलेरिन।
और ये भी जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो अगर देखा जाए कार्बन के एलोट्रॉप्स तो 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ठीक है। तो पहले एलोट्रॉप्स क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसका सेम फिजिकल स्टेट में, जैसे तीनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो अगर सेम फिजिकल स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स अगर एग्जिस्ट करता है किसी भी एलिमेंट का तो उसको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हो गए, जैसे ऑक्सीजन का भी एलोट्रॉप्स था, O2 और O3 दोनों का स्टेट क्या है, सेम है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन दोनों डिफरेंट फॉर्म्स होता है। ये हमारे लिए मतलब अगर ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता है, और ओजोन क्या करता है, हमको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन, लेकिन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, यहाँ भी फिजिकल स्टेट सेम है, तो इसी को बच्चों बोला जाता है एलोट्रॉप्स। तो हम आइए अब एक एक करके पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन के बारे में। देखिए बच्चों, डायमंड क्या होता है कि डायमंड इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। डायमंड जो होता है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है, ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस का मतलब अगर बात करें तो ये होता है चमक, मतलब कि बहुत ज़्यादा डायमंड में क्या होता है, चमक होता है। और आप लोगों को पता होगा कि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है, डायमंड होता है। अब आइए समझते हैं कि डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डायमंड में अगर हम देखें तो डायमंड के अंदर क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन और टेट्राहेड्रल। यानी कार्बन क्या होता है, अगर उसके क्रिस्टल में बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच होगा, इस कार्बन से यहाँ पे अटैच होगा कम 4 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। फिर ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है इससे भी अटैच होगा 4 कार्बन एटम, ठीक है। कितना करंट अटैच होगा, 4 कार्बन एटम। तो ये जो शेप दिखाई दे रहा है इस तरह का, जैसे एक यहाँ पे कार्बन हो, एक यहाँ पे कार्बन हो, ये वाला जो कार्बन है ना इधर है, ये सामने वाला कार्बन है और ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग रेगुलर टेट्राहेड्रल या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो कार्बन में क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब इसके पास तो हर कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में होता क्या है कि इसको चारों वैलेंसीज क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है सिंगल बॉन्ड से। मतलब करने का मतलब ये है कि इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। तो कार्बन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इसलिए कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। यानी कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस ऑल द, यानी कि इसके बाद अगर हम देखें कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं। यानी कि हेंस ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन एटम आर यूज्ड अप इन द फॉर्मिंग द बॉन्ड्स सिंस देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड क्रिस्टल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको समझ में आया होगा आई होप कि इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगर देखा जाए डायमंड का यूज़ तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। डायमंड का यूज़ तो ज़्यादातर ज्वेलरी में होता है। डायमंड रिंग्स आप लोग का नाम सुने ही होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। उसके बाद से ग्लास को काटने में, मार्बल्स को काटने के लिए जो बनाया जाता है उसमें यूज होता है डायमंड का। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं कि सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी प्रेशर एंड वेरी टेम्परेचर। देखो यानी कि वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो क्या बना सकते हैं, कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है एट वेरी टेम्परेचर एंड एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। और इस तरह से जो डायमंड बनता है उसको बोला जाता है सिंथेटिक डायमंड। एक और चीज़ आपको बता दें कि जो सिंथेटिक डायमंड होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, लेकिन हम उसमें नेचुरल डायमंड और उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, डायमंड ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है और ये सॉफ्ट और क्या होता है, स्लिपरी होता है, मतलब फिसल जाएगा। आप लोग देखे होंगे जो पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। आइए हम आगे समझते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है।
तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन ना 3 कार्बन से, जैसे हम अगर बात करें इस कार्बन का, एक इस कार्बन से लगा है, एक इस कार्बन से अटैच है, फिर ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला इस कार्बन से क्या अटैच है। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। तो आप लोग को यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि जैसे कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक कार्बन का सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है, फ्री बच जाता है, जिसके वजह से ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रेफाइट का, तो इसमें कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है किस शेप में होता है, हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस नोट को। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक टू अदर 3 कार्बन एटम, so only the 3 valence electron are used in bond formation and 4th valence electron of each carbon atom is free to move. Due to the presence of free electrons it can conduct electricity. तो आपको समझ में आया कि इसमें कार्बन क्या होता है। अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे ये भी कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है, एक इस कार्बन से लिंक है, और एक सामने वाला जो कार्बन दिखा है नीचे वाला इस कार्बन से लिंक है, यानी कि कोई भी कार्बन आप देखेंगे तो वो 3 कार्बन के साथ ही क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, और उसके पास एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा, जिसके वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आइए थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज होता है ड्राई सेल्स में, इलेक्ट्रोड्स में क्या बनाने में, इलेक्ट्रोड्स बनाने में। आप लोग देखेंगे जो निपो वगैरह का जो बैटरी आता है उसको आप जब फोड़िएगा तो उसमें एक रॉड निकलता है। ठीक है, तो जो रॉड होता है ना वो ग्रेफाइट का रॉड होता है। तो उसके बाद से एज अ ल्यूब्रिकेंट्स, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पे पाउडर्ड ग्रेफाइट का, मतलब ग्रेफाइट जो होता है, पाउडर्ड ग्रेफाइट जो होता है, तो पाउडर्ड ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में। उसका से पेंसिल्स में होता है, और ब्लैक कलर का जो पेंट बनाया जाता है उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन है, कि फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन और बकमिंस्टर। ठीक है, फ्लोरीन, इसको फ्लोरीन बोल सकते हैं या बकमिंस्टर फ्लोरीन बोला जाता है। ये एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जिसमें क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। आपने फुटबॉल जो देखा होगा ना, तो एग्जैक्टली फुटबॉल के जैसा होता है फ्लोरीन। ठीक है, कैसा होता है, एग्जैक्टली फुटबॉल का जैसा होता है, जिसके एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं। फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होते हैं, 60 एटम होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ पेंटागोनल शेप में होते हैं, कुछ हेक्सागोनल पैनल्स होते हैं। जैसे फुटबॉल में भी हेक्सागोनल और पेंटागोनल पैनल्स को जोड़ के फुटबॉल आ जाता है, उसी तरह से जो फ्लोरीन होता है उसमें भी हेक्सागोनल और पेंटागोनल, आप लोग हेक्सागोनल पता ही होगा, इस तरह का हेक्सागोन के शेप में, और इस तरह से पेंटागोन के शेप में। ठीक है, ऐसे उसमें कुछ हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर, मतलब पैनल्स जो होते हैं इस तरह से अटैच होकर के बनाते हैं क्या, फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो होता है ना, एक फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें हेक्सागोनल कितना रहता है, 20 रहता है, और पेंटागोनल कितना होता है, 12 होता है। अब ये जो होता है ये क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन, और ये ना ही ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हमारे पास जो ग्रेफाइट था वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट कौन होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और हार्ड कौन होता है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। और वहीं अगर हम फ्लोरीन का बात करें तो ना ही ये हार्ड होता है और ना ही ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए इसके लिए हमको, अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए।